हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं और वो है समास। समास जो है वो हमें, चाहे वो 10वीं कक्षा का बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर दूसरे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें हमें जो है हिंदी व्याकरण में समास का जो टॉपिक है वो हमें देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम समास के कौन कौन से भेद हैं और उनके कौन कौन से उदाहरण हैं, उनका हम यहाँ पे जो है वो सारा विश्लेषण जो है वो देखने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना है और सारी बातों को समझते हुए हमें आगे चलना है, ठीक है। तो समास किसे कहते हैं? समास शब्द का अर्थ संक्षेप या सम्मिलन है। मतलब ऐसे दो या दो से अधिक पद का अर्थ होता है शब्द। ये शब्द जब अपनी विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर पद बन जाते हैं तो इस क्रिया को हम समास कहते हैं। मतलब ऐसे दो शब्द जब अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर उनसे कोई तीसरा नया शब्द बनता है, उस क्रिया को हम समास कहते हैं। उसको हम आगे उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। इस क्रिया से बनने वाले शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं और इस क्रिया से जो शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे, राजा की कन्या। अब इस उदाहरण में जब इसका हम सामासिक शब्द बनाते हैं तो राजा की कन्या में हम की का क्या हो जाता है, इसमें लोप हो जाता है और राजकन्या ऐसे उसका नया सामासिक शब्द जो है उससे बनता है। उसी तरह से और एक उदाहरण यहाँ पे है, वो है भाई और बहन। तो यहाँ इसमें से और का जो है लोप होके भाई बहन, यह क्या हो जाता है, नया सामासिक शब्द बनता है। ठीक है, तो ये हो गया समास किसे कहते हैं और सामासिक शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में। अब समास के भेद कौन कौन से होते हैं? तो समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। उसमें पहला भेद है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष इस शब्द से ही हम समझ सकते, तत् शब्द का अर्थ होता है बाद में या बाद का। तो जिस समास में अंतिम शब्द यानी कि उत्तर पद, जैसे कि यहाँ पे हमने राजा की कन्या, इस शब्द में राज और कन्या ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो इसमें पहला पद यानी पूर्व पद हो गया राज और उत्तर पद यानी दूसरा पद हो गया कन्या। तो उत्तर पद मतलब जिस समास में अंतिम शब्द या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब बाद का शब्द जिसमें मुख्य हो या प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास उसे कहा जाता है। तो अब इस तत्पुरुष समास के भी यहाँ पे जो हमें 6 भेद देखने को मिलते हैं। उनके जो विभक्ति चिन्ह हैं उन विभक्ति चिन्हों को हम यहाँ पे संक्षेप में देखेंगे। तो पहला है कर्म तत्पुरुष समास, जिसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को, मतलब जिन शब्दों में को ये विभक्ति चिन्ह हमें देखने को मिलता है वो समास कर्म तत्पुरुष होता है। उसके बाद करण तत्पुरुष जिसका विभक्ति चिन्ह है से, संप्रदान तत्पुरुष के लिए, अपादान तत्पुरुष से, संबंध तत्पुरुष का के की और अधिकरण तत्पुरुष पर में। तो इस तरह से हमें क्या होता है, ये तत्पुरुष समास के हमें इतने भी देखने को मिलते हैं। और इसका आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन शॉर्ट में पढ़ने के लिए। कर्म तत्पुरुष समास को, करण तत्पुरुष से, संप्रदान तत्पुरुष के लिए, अपादान तत्पुरुष से, संबंध तत्पुरुष का के की, अधिकरण तत्पुरुष पर या में। ठीक है, तो इस तरह से। उसके बाद तो यहाँ पे हमें कर्म तत्पुरुष का उदाहरण देखेंगे, सिर तोड़। तो सिर को तोड़ने वाला, तो इसमें को का लोप होके सिर तोड़ ये शब्द बनता है। धर्म भीरु, तो धर्म से भीरु, जब हम इसका विग्रह करते तो धर्म से भीरु ऐसे इसका विग्रह हो जाता है। किताब घर, किताब के लिए घर, तो के लिए का लोप होके किताब घर यह शब्द बनता है। पदच्युत, इसमें पद से च्युत, ये जिससे हमें पदच्युत ये नया सामासिक शब्द देखने को मिलता है। उसके बाद है राजकन्या, तो राजा की कन्या राजकन्या। उसके बाद रणवीर, रणवीर रण में वीर, तो रणवीर ये नया सामासिक शब्द हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। समास का दूसरा जो प्रकार है या भेद है वह है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास किसे कहते हैं? इसमें जो होता है वो उत्तर पद ही प्रदान होता है। जिस तरह से तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रदान होता है उसी तरह से कर्मधारय समास में भी उत्तर पद ही प्रदान होता है। लेकिन इसमें जो प्रथम पद होता है वह होता है विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष्य। तो प्रथम पद मतलब पहला पद, पहला शब्द, और दूसरा
शब्द, इन दोनों के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध जो है वो हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हमें यहाँ देखेंगे वीर बाला, मतलब वीर है जो बाला, तो वीर ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, और बाला ये वीर का मतलब बाला का विशेष, बाला के लिए विशेषण वीर। ये नील कमल, नील ये विशेषण हो गया, और कमल ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया। इस तरह से नील कमल, नीला है जो कमल, कमल नयन, कमल के समान नयन, महाकाव्य, महान काव्य, महात्मा, महान आत्मा, महापुरुष, महान पुरुष, पीतांबर, पीत अंबर या पीला है जो अंबर, नीलांबर, नीला है जो अंबर या नील अंबर। इस तरह से हमें कर्मधारय समास की मुख्य विशेषता ये है कि उसका पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। अब दूसरा जो प्रकार है वह है द्विगु समास। अब द्विगु समास की क्या विशेषता है, तो द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, लेकिन इसकी सबसे आसान कोई समास अगर होगा समास में पहचानने के लिए तो वो है द्विगु समास, क्योंकि इसका जो पहला पद या प्रथम पद होता है वह संख्यावाची विशेषण होता है, वह किसी संख्या को दर्शाता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार, तो इसमें चार ये क्या है, चार ये क्या है, ये संख्यावाची विशेषण है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, इस तरह से उसका जो है विग्रह होगा समास का। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। सप्तशती, 700 श्लोकों का समाहार। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। तो इस तरह से द्विगु समास में पहला पद दूसरा पद प्रधान होता है, और इसका पहला पद जो होता है लेकिन वो क्या होता है, वो एक संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा प्रकार है समास का, जो चौथा भेद है वो है बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, मतलब दोनों दिए गए पद प्रधान न होकर वो दोनों गौण हो जाते हैं, और जो समस्त पद बनता है वो समस्त पद किसी अन्य शब्द को दर्शाता है, उससे हमें किसी अन्य ही शब्द का क्या हो जाता है, बोध हो जाता है। जैसे वीणा पाणी, वीणा का अर्थ है वीणा, और पाणी का अर्थ संस्कृत में हाथ ऐसे होता है, मतलब वीणा है पाणी में जिसके, मतलब जिसके हाथ में वीणा है वो कौन होती है, वो सरस्वती माता होती है, तो सरस्वती। त्रिलोचन, अब 3 लोचन किसके होते हैं, लोचन मतलब आंखें, 3 है लोचन जिसके, 3 लोचन किनके होते हैं, अर्थात शिव जी। तो 3 है लोचन, त्रि और लोचन ये दोनों शब्द यहाँ पे गौण हो जाते हैं, और उससे हमें क्या बोध होता है कि हम शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह से। उसी तरह से दशानन, मतलब 10 है आनन, आनन मतलब मुख, जिसके 10 मुख है, 10 मुख किसके होते हैं, तो वो होता है रावण। तो इस तरह से जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें दोनों पद गौण होके उसमें उस पद या उस समस्त पद से या उस सामासिक शब्द से हमें तीसरे ही किसी या अन्य शब्द का बोध होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अब जो समास का 5वां भेद है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो इस समास में जो है इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों जो शब्द होते हैं वो दोनों प्रधान हो जाते हैं। दोनों शब्द के बीच में और, अथवा, तथा, एवं, या जैसे योजक शब्द यानी जिसे हम ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं, इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, वो कट जाते हैं, और उससे क्या होता है, नया एक सामासिक शब्द तैयार हो जाता है। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये भी है कि इसमें जो शब्द होते हैं वो ज्यादातर, सारे ही नहीं होते लेकिन ज्यादातर शब्द हमें विरुद्ध अर्थ वाले शब्द इसमें देखने को मिलते हैं, जिनके योग से क्या होता है, एक नया सामासिक शब्द बनता है। जैसे माता और पिता, माता पिता, पाप या पुण्य, पाप पुण्य, भाई और बहन, भाई बहन, भात और दाल, भात दाल, हानि और लाभ, हानि लाभ। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ज्यादातर शब्द इसमें क्या होते हैं, विरुद्ध अर्थ वाले होते हैं, और इनका जो विग्रह होता है इसमें हमें और, या, अथवा जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। इन शब्दों का लोप होके जो है नया सामासिक शब्द जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो द्वंद्व, इस शब्द का अर्थ भी ये होता है कि द्वंद्व या जिनमें मतलब लड़ाई होती है, जो एक विरोध में होते हैं। तो इस तरह से इसमें जो आने वाले शब्द होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, विरुद्ध अर्थ वाले होते हैं, और जब इनसे सामासिक शब्द बनता है तो इनके बीच में क्या लगाया जाता है, इस तरह से ये जो डैश है या ये क्या होता है इसमें लगाया जाता है, ठीक है।
और अंतिम जो प्रकार है समास का, जो अंतिम भेद है वह है अव्ययी भाव समास। अब अव्यय से हम क्या समझते हैं? तो अव्यय मतलब क्या कि जिसमें किसी भी कर्ता कर्म काल का जिस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, वचन और काल का जिस पे कोई प्रभाव नहीं होता है, उसको हम अव्यय कहते हैं। तो इस समास में जो है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब पहला पद इस समास में भी प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। तो अव्यय मतलब क्या कि जिसमें कोई वचन, लिंग या काल का कोई किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं देखा जाता जिस शब्द में। तो जैसे और इससे बनने वाला जो समस्त पद होता है वो क्रिया विशेषण के रूप में ज्यादातर प्रयुक्त होता है। तो अव्ययी भाव समास में जो शब्द बनता है वो क्रिया विशेषण होता है। जैसे भर पेट तो पेट भर, आमरण आमरण, इस तरह से तो हम अगर देखेंगे भर आ, ये शब्द क्या है? एक अव्यय शब्द है, मतलब इनमें किसी भी लिंग, वचन या काल में अगर इनको बोला जाए तो इनमें हमें कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा नहीं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको अव्ययी भाव समास के उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं। उसी प्रकार से अव्ययी भाव समास में और एक महत्वपूर्ण बात है और वो है द्विरुक्ति। द्विरुक्ति मतलब कोई शब्द जो है वो दो बार क्या होता है, उसका उच्चारण जो है होता है या उसको लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण देख सकते हैं, घड़ी घड़ी, दिनों दिन, धड़ाधड़, धीरे धीरे, पल पल। हाँ ठीक है। और उसी तरह से आप ही आप, कुछ न कुछ, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो भी हम अव्ययी भाव के समास के उदाहरण के तौर पे इन्हें देख सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण का समास और समास के भेदों के बारे में जाना और उनके उदाहरणों को भी हमने यहाँ पे विस्तृत तौर पे देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।